दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और आप इस समय देख रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड हो रहा है और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। इसलिए आगामी परीक्षा को देखने से पहले इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लें, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, यह 11वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप मेरे चैनल के उन सभी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसका लिंक देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसका बाकायदे में प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। भले ही सब्सक्राइब करें ना करें, ये आपकी मर्जी, लेकिन लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं परिश्रम कर रहा हूँ तो आप ही के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना? आइए देखा जाए। प्रश्नों का संकलन बहुत अच्छा है, अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, एक का हो जाएगा सी, चिदम्बरा पर। ठीक है ना? दूसरा देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे? तो देखिए, ये पहले लेखक अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो गारसा द तासी ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगर मान ली कहीं क्वेश्चन बदल देता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी में सबसे पहले कौन लिखा है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी में यानी हिंदी भाषा में पहले कौन लिखा है, तो निर्विवाद रूप से आप जो है कि शिव प्रसाद सेंगर को लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तीसरा देखिए, इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? आप सब जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 3 का है ए, पौम चरियू। चौथा देखिए, इनमें से आल्हखंड किस रचना को कहा जाता है? आल्हखंड, चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना? तो 4 का आपका हो जाएगा सी, परमाल रासो। पांचवा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? तो 5 का ए है दोस्तों, वीरगाथा काल नाम दिया है। 6 देखिए, मृगावती के रचयिता इसमें से कौन है? तो छठवां आपका हो जाएगा सी, कुतुबन। ठीक है ना? आठ, सॉरी, छठवां। सातवां देखिए, हरिया हरकुलिस की कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, 7 का आपका हो जाएगा बी, मनोहर श्याम जोशी। आठवां जो है, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, 8 का आपका हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। 9 देखिए, उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? तो उत्तर कबीर के रचयिता हैं सी, केदारनाथ सिंह। 10, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों, 10 का आपका हो जाएगा सी, नामवर सिंह। 11 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो दोस्तों, सुमेलित यही कर लीजिए। तो विभत्स का हो जाएगा दोस्तों जुगुप्सा। ठीक है ना? अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। करुणा नहीं, करुण है, करुण का हो जाएगा शोक। और शांत का हो जाएगा निर्वेद। मतलब कि 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो दोस्तों, 3 1 4 2 अर्थात ये ए सही विकल्प हो जाएगा, आपका ए, यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए, 12वां, अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए। तो दोस्तों, 12वां का आपका हो जाएगा सी, विट्ठल नाथ। 13, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो दोस्तों, 13 का आपका हो जाएगा ए, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 14 देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जानते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, यानी कि बी। 15 देखिए, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सी कृति नहीं है? तो दोस्तों, ये 15 का ये डी नहीं है, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन ये नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये रामविलास शर्मा की कृति है। ठीक है ना? ध्यान देंगे। 16 देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया अक्सर पूछता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये है गिरिराज किशोर।
बहुत अच्छा प्रश्न है और लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल, ये चाहे जो भी लेवल हो, टीजीटी का लेवल हो, पीजीटी का लेवल हो, यूपीएससी ट्रिपल एससी का लेवल हो, ऐसा हर एक लेवल के लिए क्वेश्चन है। बीएड के लिए है, फिर आपका लेखपाल भर्ती के लिए हो सकता है, पुलिस भर्ती के लिए हो सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन सब में आते हैं, ठीक है ना। 17 देखिए, 17 का आपका है, मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम क्या है? तो दोस्तों वर्षा वशिष्ठ है, ठीक है ना। आइए 18 देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? तो दोस्तों 18 का है बी, मैत्रेयी पुष्पा। 19 देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो 19 का आपका हो जाएगा, ये कौन सा अलंकार पूछ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें अलंकार है विभावना, क्योंकि बिना कारण के कार्य इसमें होता है, ठीक है ना, इसलिए विभावना अलंकार होगा। 20 देखिए, इनमें से असंगत अलंकार किस पंक्ति में है? तो 20 का आपका है ए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। असंगत अलंकार का मतलब ये होता है कार्य कहीं और होता है और उसका असर कहीं और होता है। मतलब हृदय का घाव जो है कि हृदय का घाव मतलब लक्ष्मण को बाण लगा और पीर किसको हुआ? रघुवीर को हुआ, माने राम को हुआ। 21 देखिए, किस मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है और अंत में दो लघु लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो दोस्तों 21 का आपका हो जाएगा, 21 का उत्तर में तो सी दिया है लेकिन सही नहीं है, नहीं लेकिन है तो 24, हाँ ठीक है, हम तो उसके चक्कर में थे। ठीक 24 मात्रा, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ये 21 का सी रोला ही होगा, ठीक। आइए 22 देखिए, रसापकर्षा दोषा किस आचार्य का कथन है? तो 22 का आपका हो जाएगा बी, आचार्य विश्वनाथ का। 23 देखिए, राधव गीध गोद करी लीन्हो। 23 का आपका है, ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रस है, ठीक है ना। तो नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनहु अरघ जल दीनो। देख रहे हैं ना ये पंक्ति, इस पंक्ति में क्या है? करुण का भाव दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा, ठीक है ना। 24 देखिए, रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी? तो एक ही कवि हैं निर्विवाद रूप से, ये भूषण हैं जो अधिकाधिक वीररस की कविताएं लिखे हैं रीतकाल में। 25 देखिए, रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो दोस्तों 25 का आपका हो जाएगा सी, मिश्र बंधु ने। 26 देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो 26 का आपका हो जाएगा ए, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। 27 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो 27 का हो जाएगा डी, उसने कहा था। 28 देखिए, अंधा युग नाटक नाट्य रूप है, क्या है? तो आपका 28 का हो जाएगा बी, ये गीत नाट्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आइए 29 देखा जाए, 29 क्या कह रहा है कि इसका मिलान करना सूची का, तो मिलान कर लीजिए। काव्य प्रकाश है मम्मट का, ठीक, और नाट्य शास्त्र है आपका भरत मुनि का, साहित्य दर्पण है आचार्य विश्वनाथ का, और रस गंगाधर है पंडित जगन्नाथ का। मतलब 2 3 4 1। अब देखिए इसमें 2 3 4 1 कहाँ है? तो इसमें देखिए मिलान कर लिया जाए, 2 3 4 1 अर्थात ये बी वाले में है, ठीक है ना। ये बी वाले में 2 3 4 1 है, तो बी का विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 30 देखिए, निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 30 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी, पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत, उसके बाद कामायनी, ये इसका कालक्रम सही है। 31 देखिए, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। तो दोस्तों बार बार ये परीक्षा में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये कवयत्री होता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 32 देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है, ठीक है ना। ये यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रति यहाँ जो है कि अव्यय है, ठीक है ना, इसलिए जो है कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। 33 देखिए, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभिधन अर्थी होता है, तो सीधे से आप समझ सकते हैं कि यह यण संधि है।
चंद्रमौली में समास बताइए। तो चंद्रमौली यानी चंद्रमा है जिसके सिर पर, अर्थात भगवान शंकर, तो सीधे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? तो नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। 35 का बी। 36 देखिए, कीर्तिलता के रचयिता का क्या नाम है? आप जानते भी होंगे, विद्यापति। ठीक है ना। 37 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों अनिल जो है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनल माने आग होता है, लेकिन अनिल माने हवा होता है, तो ये अलग है, इसलिए ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना। 38 देखिए, इसमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटिए। तो स्वर्ण का पर्यायवाची है जात रूप। जात रूप माने सोना होता है, और वही स्वर्ण का पर्यायवाची भी हो जाएगा। आइए 39 देखिए, नूतन का सही विलोम क्या है? तो देखिए 39 का ए, नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। 40 देखिए, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? दुर्निवार कहेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का संकलन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। भले ही आप इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन लाइक और शेयर करने का तो पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज़ इसको कर दीजिए। ठीक है ना, शेयर जरूर करिए। 41 देखिए, 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है कि जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों 41 का हो जाएगा बी, प्रोषित पतिका कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, या हर एक परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चाहे जिस भी लेवल का परीक्षा हो। आइए 42 देखिए, चंपू का तात्पर्य है। चंपू यानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। 43 देखिए, भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है? तो भीगी बिल्ली बनना 43 का है डर जाना। कुछ लोग हार मानना समझ लेते हैं, लेकिन गलत है। भीगी बिल्ली बनना माने डर जाना, ध्यान दीजिएगा। 44 देखिए, आकाश पाताल एक करने का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रयास करना। ठीक है ना, सी हो जाएगा। 45 देखिए, कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों देखिए कैसे फंसाने का ये काम दिया है, क्वेश्चन दिया है। 45 में रघुवंशम मेघदूतम अभिज्ञात नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान यहाँ न होना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कालिदास की कोई भी रचना जो है बृहत्त्रयी में नहीं आती है, इसलिए जो है कि ये तीनों नहीं है, अर्थात इसमें से कोई नहीं है। ठीक है ना। हाँ, लघुत्रयी होता है, इसीलिए आपको यहाँ बता दें, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों जो है, रघुवंशम, अब मेघदूतम दिया है, कुमार संभवम, ये तीन रचना इनका जो है लघुत्रयी में आता है। यह आप यहीं याद कर लीजिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। आगे देखिए 46, इसमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है। देखिए अब बृहत्त्रयी यहाँ पूछ दिया, बृहत्त्रयी में क्या क्या है? तो दोस्तों ये 46 का है सी, ये किराता जूर्नियम है, किराता जूर्नियम। ठीक है ना। शिशुपाल बधम और एक नैषधि चरितम, ये तीन रचना जो है कि ये बृहत्त्रयी में आते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 47 देखिए, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं, कौन है आपको ये बताना है? तो आनंद वर्धन है। ठीक है ना। 48 देखिए कि सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन मिलता है। ठीक है ना। तो दोस्तों 48 का सी, साहित्य लहरी में रीति विवेचन मिलता है। 49 देखिए, प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 49 का दोस्तों हो जाएगा ए, पहले अजात शत्रु है, उसके बाद स्कंदगुप्त है, उसके बाद चंद्रगुप्त है, और सबसे अंतिम नाटक इनका ध्रुव स्वामिनी है। ऐसे है, इसी क्रम से आपको याद करना है। ठीक है ना। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? तो दोस्तों दुष्यंत जो है धीर ललित नायक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। 51 देखिए, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसको मुग्धा नायिका कहते हैं, मुग्धा नायिका। ठीक है। आगे देखिए, कहें कवि बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? हालांकि इसके नीचे एक पंक्ति अभी और है, छूटा हुआ है, इसलिए यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि यह यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आगे देखिए 53, इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है? मैंने अलंकारवादी आचार्य आपको बताना है,
जिसने अलंकार का समर्थन किया, अलंकार का प्रतिपादन किया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 53 आपका हो जाएगा, दंडी भी हैं, भामह भी हैं, जयदेव भी हैं, अर्थात ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 53 में ये उपयुक्त सभी लोग हैं। 54 देखिए, चिंतामणि के लेखक हैं, कौन है आपको बताना है। तो दोस्तों 54 का हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 55 देखिए, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों 55 का है ए, कमलेश्वर, ठीक है ना। 56 देखिए, 56 हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 18 बोलियां हिंदी में होती हैं। 57 देखिए, गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। तो 57 का आपका है डी, गोरखपुर जिले में जो बोली बोली जाती है उसका नाम भोजपुरी, जिसको हम लोग घरों में और गाँव में बोलते हैं, ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं। तो 58 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 59 का कौन सा व्यंजन ऊष्म वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऊष्म व्यंजन देखिए कौन कौन आता है, कौन कौन, देखिए श, श, स, ये ऊष्म व्यंजन है, ल नहीं है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी, ल यानी सी ऊष्म व्यंजन नहीं है। डी देखिए, डी कह रहे हैं 60 देखिए, कौन सा व्यंजक पार्श्विक है, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन के अंदर कौन आता है। तो देखिए दोस्तों ये 60 का आपका हो जाएगा डी, ल जो है पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। 61 देखिए, पाली भाषा का संबंध किससे है, ठीक है ना। पाली भाषा का संबंध है किससे है, बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। आप अच्छी तरह जानते हैं ये बौद्ध धर्म जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। 62 देखिए, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किस प्रकार का है, किस प्रकार का सर्वनाम है आपको ये बताना है। तो अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई पूछ रहा है ना, कोई खड़ा है, ये निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 63 देखिए, इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे छांटिए। तो दोस्तों 63 का आपका है गिलहरी, ऐसा शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, बाकी सबका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। 64 निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों 64 का यही अशुद्ध है। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी, अनेकों नहीं अनेक होता है, अनेक अपने आप में बहुवचन है ही, तो बहुवचन का बहुवचन कहाँ बनता है, एक का अनेक होता है, तो अनेक का अनेकों थोड़े होगा, तो अनेकों शब्द गलत है। इसको जहाँ भी अनेकों, बहुत लोग अनेकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इसको तुरंत खारिज कर दीजिएगा, वो शब्द सही नहीं है, ठीक है ना। 65 देखिए, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो 65 का दोस्तों है सी, चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ आप सोचते होंगे कि ब्रह्मा का भी 4 भुजा होता है, लेकिन दोस्तों चतुर्भुज का प्रयोग अक्सर विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए होता है, क्योंकि चतुरानन 4 आनन उनके हैं, ब्रह्मा के हैं, तो इसलिए ब्रह्मा का पर्यायवाची है। चतुर्भुज, चतुर्मुख 4 मुख उनके हैं, इसलिए ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कमलासन, कमल के आसन पर हमेशा बैठे रहने वाले हैं, इसलिए जो ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ठीक है ना। हालांकि कमलासन सरस्वती का भी एक वो है पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ अगर चतुर्भुज अगर दे रखा है ना, तो चतुर्भुज अक्सर भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ सी ही आपका सही होगा। मैं पूरा व्याख्या बता दे रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। स्वप्न वासव दत्ता के रचयिता का नाम है क्या है। तो दोस्तों 66 का है बी, भास, ठीक है ना। 67 देखिए, नायका शब्द में कौन सी संधि है। तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें हो जाएगा अयादि संधि, अय आय, ठीक है ना, ए ऐ ओ, तो नय धन अकह नायक ऐसे हो जाएगा, तो यह अयाद संधि के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा 68 विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों विष्णु धन ए होगा, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, कई लेवल की परीक्षा में पूछा जाता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या पुलिस भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, यूपीएससी लेवल में के कुछ एग्जामों में पूछा जाता है ऐसा, ठीक है ना। आगे देखिए 69 देखिए, रामस चिनोति में संधि का कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों 69 का ये लागू होता है इस्तो इश्चुनाश्चु, ये नियम जो है कि व्यंजन संधि का नियम है, ये नियम लागू होता है। 70 देखिए,
शरत चंद का संधि विच्छेद होगा तो 70 का दोस्तों है बी, शरत धन चंद्र होगा। 71 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। तो देखिए कोड तो बाद में देखा जाएगा, पहले इसको देख लिया जाए कि क्या है इसमें। तो देखिए चयन चे धन अन, ठीक है ना, ये हो जाएगा अयादि संधि। एक धन एक एकाएक, ये आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। इत धन आदि इत्यादि, ये आपका हो जाएगा यण संधि। धर्म धन अध्यक्ष धर्माध्यक्ष, ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। अर्थात 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ये आपका है बी। क्या है? बी। ये बी वाला विकल्प सही है। ठीक है, आइए 72 देखिए, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? आप अच्छी तरह जानते हैं किनके 3 नेत्र होते हैं। 3 है नेत्र जिनके, अर्थात आपको भली भांति जानते हैं, शिव यानी शंकर जी। तो सीधे आपका हो जाएगा क्या? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है? तो देखिए द्वंद्व समास बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ जब ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में और शब्द छिपा होता है। अब आप देखेंगे कि यार यहाँ कहीं दिख तो रहा नहीं है, क्योंकि त्रिरात्रम होगा नहीं, घनश्याम होगा नहीं, पंचगव्यम होगा नहीं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि कैसे हम करेंगे। लेकिन दोस्तों 2 धन 10 द्वादश माने 2 और 2 और 10, मतलब होगा 2 और 10, तब जा करके द्वादश होगा, इसलिए यहाँ और शब्द छिपा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है ना। 74 देखिए, मत्य शब्द रूप मति शब्द का कौन सा रूप है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 74 का है बी, चतुर्थी एक वचन है ये। युष्मत शब्द का शब्द रूप है, युष्मत शब्द के अंतर्गत आएगा, जो 75 का हो जाएगा सी, पंचमी बहुवचन दोस्तों हो जाएगा ये। ठीक है ना। आगे देखिए, लिट लकार का तात्पर्य है, लिट लकार का तात्पर्य है। तो दोस्तों 76 का आपका हो जाएगा बी, भविष्यत काल। 77 देखिए, स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, क्या होगा? तिष्ठाव होगा। ठीक है ना, तिष्ठाव। 78 देख लीजिए, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा? बहुत अच्छा, ये संस्कृत का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। 78 देखिए, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसमें इक्त्वा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, बी। ठीक है ना। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि नीय प्रत्यय है, लेकिन दोस्तों नहीं, अनियर प्रत्यय है, नीय नहीं है, अनियर प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। 80 देखिए, इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? ठीक है ना। तो देखिए, उन्नयन उत्कर्ष उड्डयन, सब में उत है। उत धन नयन उन्नयन, उत धन कर्ष उत्कर्ष, उत धन डयन उड्डयन, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा। यन मैंने उपसर्ग कही चाहे संधि विच्छेद कही, सब में उत जो है लगा हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी में। क्या हो जाएगा? इन सभी में। ठीक है ना, डी हो जाएगा। 81 देखिए, प्रत्युत्तर शब्द में उपयुक्त उपसर्ग छांटिए, प्रत्युत्तर में उपयुक्त उपसर्ग छांटना है। तो 81 का दोस्तों है बी, प्रति हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर, प्रति एक उपसर्ग हो जाएगा और उसका उत्तर एक शब्द हो जाएगा। ठीक है। 82 देखिए, कौन सा सही अनुवाद है? सही अनुवाद कौन है 82 का? सह पादेन खंज विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति कविशु कालिदास श्रेष्ठ। तो दोस्तों ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। सह पादेन खंज ये भी सही है, विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति ये भी सही है, और कविशु कालिदास श्रेष्ठ ये भी सही। इसलिए आपका ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी यही सही है। ठीक है ना। 83 देखिए, आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है। आधुनिक काल का महाकाव्य पूछ रहा है, तो दोस्तों 83 का आपका हो जाएगा डी। अब आप सोचते होंगे कि आधुनिक काल क्या है। देखिए, रामचंद्रिका भी है राम कथा पर आधारित, लेकिन रीतिकाल का है। रामायण आपका आदिकाल का है, रामचरितमानस आपका भक्ति काल का है, और आधुनिक काल का यही जो है कि साकेत है, जो मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है। ठीक है ना। 84 देखिए, साकेत नामक
महाकाव्य का नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया है ये पूछ रहा है। नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, घटना के नाम पर, या फिर स्थान के नाम पर। क्योंकि साकेत जो है अयोध्या का एक प्राचीन नाम है, इसलिए अयोध्या के स्थान के नाम पर इस महाकाव्य का नाम साकेत रखा गया है। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद व्याख्या इसलिए मैं सभी का नहीं कर पा रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं चाहूँ तो हर एक का व्याख्या मैं बढ़िया से करा सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप लोग ज़्यादा देखते नहीं, लंबा वीडियो होता है तो पहले ही आप लोग हताश हो दो, उदास हो जाते हैं, यार वीडियो बहुत लंबा है, क्या होगा पढ़कर, 60 वीडियो पढ़ो, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं हर एक क्वेश्चन का मैं बढ़िया से व्याख्या करके आपको बता सकता हूँ। चलिए सीधा हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम 85, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? डी वल्लभाचार्य। ठीक है ना। अब इस पर कई सारे प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से, मतलब ये वल्लभाचार्य कौन से मत पर, इनके कौन कौन से अष्टयाप में कौन कौन से कवि हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे संबंधित, लेकिन व्याख्या नहीं किया जा सकता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका मैं बाकायदे वीडियो बना दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आदिकाल से ले करके नई कविता तक का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से चाहें तो और भी बहुत सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज वहाँ पड़ा हुआ है। आइए 86 देखिए, घीसू और माधव प्रेमचंद की किसी कहानी के पात्र हैं, माने किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों आपका 86 हो जाएगा बी कफन। ठीक है ना। अगला देखिए 87, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है, क्या है? कौन रानी केतकी लिखे हैं? तो दोस्तों इंसा अल्लाह खान लिखे, आप जानते हैं, सी। छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों छायावादी काव्य काव्य जो है कि 1920 से लेकर 1936 का समय जो है ये छायावाद का माना जाता है। 1900 से 1920 क्या है? ये द्विवेदी युग का माना जाता है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए 89 देखिए, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था। 90 देखिए, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक है ना। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि आवारा मसीहा किसने लिखा है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप कमेंट में लिखेंगे कि आवारा मसीहा किसका लेखक है, इसके लेखक कौन है। ठीक है। चाक उपन्यास की लेखिका आपको बताना कि चाक उपन्यास कौन लिखी है? तो दोस्तों चाक उपन्यास लिखे हैं मैत्रेयी पुष्पा, अक्सर पूछा जाता है क्योंकि पुरस्कृत रचना है ये। पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं 92 का जो है कि आपका हो जाएगा ए कुबेरनाथ राय। 93 देखिए, भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो दोस्तों तो भाषा का हम कहें शायद ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो दोस्तों 93 का आपका हो जाएगा बी सौरसेनी अपभ्रंश से जो है कि ब्रज भाषा का विकास हुआ है। 94 देखिए, हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं, कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता जो हैं ये 94 का आपका हो जाएगा सी किशोरीदास वाजपेयी। एक प्रश्न आपको मैं यही हल करवा दे रहा हूँ, अगर केवल शब्दानुशासन पूछता है तो शब्दानुशासन के रचयिता जो हो जाएंगे हेमचंद। ठीक है ना, हेमचंद्र, केवल शब्दानुशासन अगर पूछता है तो, लेकिन अगर हिंदी शब्दानुशासन पूछता है तो किशोरदास वाजपेयी हो जाएगा। 95 देखिए, रहस्यवाद का संबंध किस धारा से है? रहस्यवाद का संबंध किस धारा से है? तो दोस्तों छायावाद से है। 96 देखिए, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी काल को आरोही क्रम में इसको करना है। तो दोस्तों ये बी हो जाएगा, पहले छायावाद है, फिर प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद, उसका नवगीत है। ठीक है। 97 देखिए, 97 पथ के साथी की रचना विधा पूछ रहा है कि आत्मकथा है, संस्मरण, रेखा चित्र या फिर जीवनी है? तो दोस्तों रेखा चित्र और संस्मरण में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आज कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि पथ के साथी जो साथ में है वह संस्मरण ही होगा, रेखा चित्र नहीं होगा, यानी कि 97 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है ना। 98 देखिए, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? मधुशाला, तो दोस्तों आप जानते हैं कि हालावादी कवि माना जाता है बच्चन जी को, यानी हरिवंश राय बच्चन जी को, तो ये हालावादी ये रचना है। ठीक है ना। 99 अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम? अंधेर नगरी आप सब जानते हैं, 99 का बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? ठीक है ना। तो 100, तो दोस्तों 100 का जो आंसर हो जाएगा, अब देखिए मोहन राकेश का आधा अधूरा भी है, आषाढ़ के एक दिन भी है, लहरों का राजहंस भी है, इसलिए सभी
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। 101 देखिए, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? 101। तो दोस्तों बिहारी रत्नाकर रचयिता हैं रत्नाकर, कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? संसद से सड़क तक, तो दोस्तों धूमिल की है, ठीक है ना। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। ये संसद से सड़क तक उनकी कृति है, ठीक है ना। 103 देखिए, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों उर्वशी पर भी ज्ञानपीठ मिला है, चिदम्बरा पर भी मिला है, यामा पर भी मिला है, कामायनी पर नहीं मिला है, इसलिए कामायनी आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। 104 देखिए, 104 जो है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, आपका उत्तर हो जाएगा डी। 105, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? 105, तो दोस्तों यहाँ भय जो है कि संचारी भाव नहीं है, ठीक है ना, ये जो है कि अस्थाई भाव के अंतर्गत आएगा। 106 देखिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है आपका डी हो जाएगा, रौद्र का अस्थाई, रौद्र रस का अस्थाई भाव है, ठीक है ना। आगे देखिए 107, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो दोस्तों 107 का आपका हो जाएगा बी, उर्वशी। बाकी ये तीनों महाकाव्य, रामचंद्रिका, कामायनी और रामचरितमानस। 108 देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, ठीक है ना। 108 अक्सर पूछता है। उज्ज्वल बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आधा जो, दो आधा जो ही रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। वो दो आधा जो और वल ही रहेगा, यानी किसी आपका सही होगा। 109 देखिए, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यह भी वर्तनी पूछ रहा है। तो कई जगह आप पाते होंगे उपरोक्त, लेकिन उपरोक्त सही नहीं है, उपरयुक्त है। ऊपर धन युक्त बराबर उपरयुक्त, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो उपरयुक्त ही सही है। 110, कौन सा शब्द हाथी का अर्थ प्रयुक्त होता है? नाग, ठीक है ना, यह हाथी के अर्थ में प्रयोग होता है। 111 देखिए, तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? 111 का हो जाएगा बी, मुद्रा राक्षस की रचना है। 112, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ए। 113 देखिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? विधा पूछ रहा है, तो दोस्तों ये उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा, ये है उपन्यास। 114 है, खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो दोस्तों खंजन नयन जो है 114 सूरदास की जीवनी पर आधारित एक उपन्यास है, ठीक है। आगे 115, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर का है, ठीक है ना। आगे देखिए 116, कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छांटिए। तो कविता क्या है, इसके इस निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 117 देखिए, जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? तो 117 का आपका हो जाएगा सी, नमिता सिंह का है ये, ठीक है। 118 देखिए, चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? तो 118 का हो जाएगा डी, मिथिलेश्वर की रचना है। 119 देखिए, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं ए, कमलेश्वर। 120, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? कौन सा उपन्यास है? तो दोस्तों 120 का हो जाएगा बी, चारुचंद्र लेख। 121 देखिए, कादंबरी के रचयिता हैं, कौन है कादंबरी के रचयिता? तो दोस्तों 121 का हो जाएगा डी, ये बाण भट्ट की रचना है। 122 जो है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है? ठीक है ना। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल इनका उपन्यास है, ठीक है ना, आंचलिक उपन्यास और ही पहला उपन्यास माना जाता है। आगे देखिए 123, काशी का 80 उपन्यास के लेखक हैं। तो काशी का 80 उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों काशीनाथ सिंह, ठीक है ना। 124 देखिए, जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक कौन सा है? उनका अंतिम नाटक कौन सा जयशंकर प्रसाद का? तो दोस्तों इसके पहले हम एक जगह बताए भी हैं, जहाँ नाटकों का क्रम है, कि ध्रुव सामने उनका क्या है? अंतिम नाटक है। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है यह केशव दास को कहा जाता है। तो इस तरह से आपका 125 प्रश्न का ये श्रृंखला परिपूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। भले सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, आपकी मर्जी। करें तो काफ़ी अच्छा है, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।